जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों पर विस्तार से चर्चा की थी और आज की इस वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्री और मेंस दोनों का मटेरियल एक ही जगह अवेलेबल करवा दूँ, तो इसलिए मैं उस टॉपिक से रिलेटेड हर बिंदु को कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो इसी क्रम में आज हम जो नीति निर्देशक तत्व है उनसे रिलेटेड भी हर बिंदु कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उस सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज? तो आज पढ़ेंगे हम नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा, इनके उद्देश्य, इनकी विशेषताएं, इनके संवैधानिक प्रावधान यानी अनुच्छेद। ठीक है। संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत हम अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। इनका वर्गीकरण कि गांधीवादी कौन से हैं, समाजवादी कौन से हैं, उदारवादी कौन से हैं। ठीक है। इनका महत्व क्या है, ये महत्व एमपीपीएससी मेंस में पूछा जा सकता है। ठीक है। ये ध्यान रखना है कि इससे क्वेश्चन मेंस में आपको 11 मार्कर में आ सकता है या फिर 5 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। ठीक। इनकी भूमिका क्या है, इनकी आलोचना ये भी मेंस में आ सकती है। इनका क्रियान्वयन, नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक अधिकारों का अंतर। ठीक है। इनमें अंतर क्या है और नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक अधिकारों में टकराव और ऐसी स्थिति में कौन कौन से वाद हैं। तो हम महत्वपूर्ण वाद पे भी चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण वाद पहुंचे हैं। ठीक है। तो इन बिंदुओं के अंतर्गत आज का ये वीडियो रहेगा, तो प्री और मेंस दोनों की इसमें अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, कहाँ से आए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, इनकी अवधारणा का स्रोत तो स्पेनिश संविधान है। यानी अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो सबसे पहले स्पेन के संविधान में हमको नीति निर्देशक तत्वों की जानकारी मिलती है। और यहाँ से ये कहाँ आए? आयरलैंड के संविधान में, आयरिश संविधान में। ठीक है। यानी आयरलैंड ने इनको कहाँ से ग्रहण किया है? तो स्पेन के संविधान से ग्रहण किया है। और भारत की अगर बात करें तो भारत ने कहाँ से ग्रहण किया है? तो आयरिश संविधान यानी आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किया है। ठीक है। और आयरलैंड के संविधान के कौन से अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 45 में डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। ठीक है। मैं नीति निर्देशक तत्वों को शॉर्ट में डीपीएसपी बोलूँगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। तो डीपीएसपी भी मैं शॉर्ट में बोलूँ तो समझ जाना है कि नीति निर्देशक सिद्धांत की ही बात हो रही है। ठीक है। अब इनकी थोड़ी सी परिभाषा समझ लेते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत तो क्या है। तो ये परिभाषा आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये मेंस में आपको प्रस्तावना बनाने में भी काम आ सकती है, ये 3 मार्कर में भी पूछी जा सकती है। ठीक है। तो वे सकारात्मक प्रावधान जो नीति निर्माण में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं, नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं। ठीक है। यानी ये क्या है? सकारात्मक प्रावधान है। मौलिक अधिकार नकारात्मक भी थे, लेकिन ये सकारात्मक है, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक है। जो नीति निर्माण यानी राज्य जो भी योजनाएं बनाती है, नीतियां बनाती है, ठीक है, तो उनके निर्माण में क्या करते हैं? मार्गदर्शन का काम करते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले ही इनका उल्लेख कर दिया है कि आप लोगों को कैसी नीतियां बनाना है। ठीक है। अब बात करते हैं इनका उद्देश्य क्या है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। ठीक है। तो ध्यान रखना है, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे मौलिक अधिकार है, ठीक है, जो हमारे मौलिक अधिकार है वो क्या करते हैं? तो वो राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। वो क्या करते हैं? राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। और जो नीति निर्देशक तत्व है ये क्या करते हैं? सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। इनमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रखना है आप लोगों को कि मौलिक अधिकार क्या करते हैं? राजनीतिक न्याय स्थापित करते हैं। और अगर नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करते हैं। न्याय की जगह कभी अगर लोकतंत्र भी लिखा आ जाए तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ठीक है। और भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य यही है। ठीक है। अब इनकी विशेषताओं की बात करें तो इन्हें कहाँ के? आयरलैंड के संविधान से हमने ग्रहण किया है। और आयरलैंड ने इसका अनुकरण कहाँ से किया है? तो स्पेन के संविधान से। विभिन्न नीतियों के निर्माण एवं विधि निर्माण में राज्य के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करते हैं। बिल्कुल, ये भी एक इनकी एक विशेषता है। वे निर्देशों के साधन हैं
जिन्हें भारत सरकार अधिनियम 1935 में वर्णित किया गया था। याद रखना है कि इनका वर्णन हमें भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी मिलता है। ठीक है। देश में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र होता क्या है। तो सामाजिक लोकतंत्र की अगर बात करें, यानी समाज में स्त्री पुरुष यानी लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। ऊंच नीच, छुआछूत, जाति प्रथा, ठीक है, इस प्रकार जाति प्रथा हुई, ठीक है, लैंगिक भेदभाव यानी स्त्री पुरुष, इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना। ठीक है। छुआछूत वगैरह वगैरह ये कुछ नहीं हो, तो उसको कहेंगे कि हम वो सामाजिक लोकतंत्र है। ठीक। आर्थिक लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो आर्थिक लोकतंत्र में क्या आ जाएगा, तो अमीर गरीब, ठीक है, इनमें कोई भेदभाव नहीं होना। अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं होना। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। राज्य की नज़रों में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसा नहीं है कि अंबानी ने कोई अपराध कर दिया तो उसको बोलेंगे कि ठीक है यार अमीर है इसलिए छोड़ देते हैं, गरीब ने अपराध किया तो उसको फांसी पे चढ़ा देंगे। नहीं, अमीर और गरीब दोनों राज्य की नज़र में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये ध्यान रखना है हमको। ठीक है। तो ये होते हैं सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। विधि के न्यायालय में विधिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं है। यानी ध्यान रखना है कि अगर, जैसे हमने मौलिक अधिकारों में पढ़ा था कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। लेकिन लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होता है यानी राज्य राज्य इनका पालन नहीं करता है तो न्यायालय में इनको चुनौती नहीं दी जा सकती। ये वाद योग्य नहीं है, विधिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं है। ध्यान रखना है। यानी आपके नीति निर्देशक तत्व अगर राज्य इनका पालन नहीं करता है तो उसको न्यायालय में, कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये संसाधनों पर निर्भर करते हैं। ये क्या निर्भर करते हैं, संसाधनों पर। अगर राज्य के पास में संसाधन है ही नहीं तो वो राज्य बेचारा कहाँ से उसको कवर करेगा। ठीक है। तो इसलिए इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको क्या कहा, तो इसको राज्य की इच्छा पर निर्भर कर दिया कि राज्य के पास जब पैसा आएगा, संसाधन आएंगे तो राज्य का ये कर्तव्य रहेगा कि वो इसे लागू करेगा। ठीक है। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं इनके संवैधानिक प्रावधानों की। तो भारतीय संविधान के कौन से भाग में इनका उल्लेख है, तो भाग 4 में है। ध्यान रखना है, भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। ये ध्यान रखना है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 में, भाग 2 में नागरिकता। ठीक है। अनुच्छेद कौन कौन से में, तो अनुच्छेद 36 से लगा के 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 36 से लगा के अनुच्छेद 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, इसमें शामिल है डीपीएसपी। ध्यान रखना, मैं पहले भी बता चुका हूं, डीपीएसपी इसको शॉर्ट में कह देंगे अपन। अनुच्छेद 36 में क्या है, तो राज्य शब्द की परिभाषा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में जब मौलिक अधिकार पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा, और यहाँ पे क्या है, तो भारतीय 36 यानी अनुच्छेद 36 में भी राज्य शब्द की परिभाषा है। और परिभाषा वही है जो अनुच्छेद 12 में थी, यानी कोई विशेष कोई चेंज है ही नहीं। जो परिभाषा 12 में थी वही की वही 36 में भी है। ध्यान रखना है। ठीक है। 12 में परिभाषा क्या थी, तो राज्य शब्द के अंतर्गत संसद, ठीक है, संसद, राज्य जो सरकार है, केंद्र की सरकार, वो शामिल थी। राज्य का विधानमंडल, ठीक है, राज्य का विधानमंडल, और क्या शामिल था, राज्य की सरकार शामिल थी। ठीक है। और स्थानीय स्तर के वो अन्य स्तर के प्राधिकारी शामिल थे। स्थानीय व अन्य प्राधिकारी शामिल थे, बस वही के वही यहाँ पे भी शामिल है। ठीक है। अनुच्छेद 37 क्या बात करता है, तो 37 में प्रावधान किया गया है कि नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय में वाद योग्य नहीं होंगे। यानी अगर इनका पालन नहीं किया जाता है, राज्य इनका पालन नहीं करता है, तो उसके लिए इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का अगर पालन नहीं होता है तो इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन यह तत्व देश के प्रशासन का मूलभूत हिस्सा है, इसलिए राज्य का कर्तव्य है कि वह इन्हें लागू करेगा। यानी संविधान निर्माताओं ने इसको राज्य पे एक कर्तव्य के रूप में शामिल किया है। ठीक है। कर्तव्य, कर्तव्य यानी आप उसका पालन करो ना करो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन एक उम्मीद की जाती है कि एक नैतिक व्यक्ति उनका पालन हमेशा करता ही करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए पढ़ाई, आप लोग करो ना करो ये आप लोगों पर निर्भर करता है। ठीक है। लेकिन आपसे उम्मीद करते हैं आपके माता पिता, समाज, ये देश कि भाई आप पढ़ लिख कर एक अच्छा व्यक्ति बनोगे जो आपके परिवार, आपके समाज और आपके देश का नाम रोशन करोगे। ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 38 की।
अनुच्छेद 38 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि लोक कल्याण की वृद्धि के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा कौन? राज्य, जिसमें सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। ठीक है, तो ये राज्य से उम्मीद की जाती है। मुख्यतः सिर्फ सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात होती है, यानी ऑब्जेक्टिव रूप में आए तो आपको ध्यान रखना है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय ही आंसर माना जाएगा। ठीक है, अब लोक कल्याण देखो, लोक कल्याण की वृद्धि के लिए लोक कल्याण का मतलब क्या है? तो एक बात ध्यान रखना कि ऐसा राज्य जो क्या करे, नागरिकों को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराए। ठीक है, यानी उनको नौकरियां उपलब्ध करवाए, उनको आजीविका के साधन उपलब्ध करवाए। ठीक है, इस प्रकार वो क्या कहलाएगा? लोक कल्याणकारी राज्य कहलाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 39 की अगर बात करें तो राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। अब वो कौन कौन सी नीतियां हैं? तो सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार। ठीक है, यानी राज्य कोशिश करेगा कि भैया हर व्यक्ति अपनी आजीविका अच्छे से चला सके। ठीक है, इसकी कोशिश करेगा, तो इसके लिए वो ऋण उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, अब बहुत सारी योजनाएं चलती है ना, जिसके अंतर्गत जो स्टार्टअप हो रहे हैं, स्टार्टअप योजना, यानी आपको क्या क्या किया ऋण दिया जाएगा जिससे आप क्या कर सको, स्टार्टअप कर सको। ठीक है, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना। ठीक है, भौतिक संसाधन यानी फॉर एग्जांपल के लिए अगर खेत की बात करें तो सड़क निर्माण के लिए सरकार क्या कर सकती है? खेत छीन सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनका स्वामित्व और नियंत्रण सामान्य जन की भलाई के लिए हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो भौतिक संसाधन के अंतर्गत वो सारी चीज़ें, जैसे अगर हम देखें तो वो क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो सब के सब इसमें शामिल हो जाएगी। कुछ ही व्यक्तियों के पास धन का संकेंद्रण होने से बचाना। तो राज्य क्या कोशिश करेगा कि भैया सभी में क्या हो जाए? समानता स्थापित हो। क्या स्थापित हो? समानता, यानी भैया कुछ ही व्यक्तियों के पास में ऐसा ना हो कि सारा धन कुछ ही व्यक्तियों के पास संकेंद्रित हो जाए, यानी अंबानी अडानी यही व्यक्ति अमीर रहे, बाकी सब गरीब रहे। ठीक है, बल्कि भारत में ऐसा ही है। भारत में अगर देखें तो भारत की जनसंख्या का 10% लोग, ठीक है, भारत की जनसंख्या का 10% लोग, जिसमें अंबानी अडानी जैसे लोग शामिल हैं, उनके पास में 90% संपत्ति है। और बाकी जो 90% लोग हैं उनके पास कितनी? 10% संपत्ति है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि भारत की जनसंख्या की 10% लोगों के पास में 90% संपत्ति है और 90% जनसंख्या के पास में सिर्फ 10% संपत्ति है। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो राज्य का ये नीति निर्देशक तत्व अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। अगले की बात करें, पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? पूरे प्रयासरत है। और आप चाहे टीचिंग में हो या किसी भी फील्ड में हो, महिला और पुरुष को समान वेतन ही दिया जाता है। ठीक है, श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा, यानी भैया श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि जो जैसे आप लोग आए दिनों खबरें सुनते रहते हो कि सीवेज जो है या फिर गटर की सफाई करते वक्त कुछ व्यक्ति मारे गए, जहरीली गैस की वजह से उनका दम घुट गया। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें आप लोग देखते रहते हो। तो ये इसमें क्या है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो क्या करे कि उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करे। ठीक है, फिर जहरीली गैस या फिर आसपास पर्यावरण में प्रदूषण नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण न होने देना, ये राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, कि वो इसे पूरा करे कि बचपन और युवाओं का शोषण न होने पाए। ठीक है, अनुच्छेद 39A की बात करें तो इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। समान न्याय तो बहुत जरूरी है। ठीक है, और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, ये एवं यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस एवं को यहाँ पे शिफ्ट कर लेना कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, समान न्याय तो आप समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अंबानी के पास बहुत पैसा है तो उसको अपराध करने के पहले ही छूट दे देंगे कि हाँ तुम इतने अपराध कर सकते हो। ठीक है, और निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता की बात करें तो वो जो गरीब है, जो न्यायालय तक पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है, अपने गरीबी की वजह से, तो यहाँ पे क्या होगा? राज्य का कर्तव्य होगा कि उसको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, इसीलिए सरकार न्यायालय आपके द्वार योजनाएं चला रही है। एक न्यायालय आपके द्वार, ठीक है, तो इस प्रकार की योजनाएं, यानी न्यायालय खुद आपके द्वार आ रहा है। लोक अदालतों की स्थापना करना, लोक अदालतों की स्थापना होती रहती है। ठीक है, तो लोक अदालतों की स्थापना करना, PIL, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसके द्वारा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रयत्न कर रहा है कौन? राज्य। ठीक है, अनुच्छेद 40 की बात करें तो ग्राम पंचायतों को स्वशासन
कि इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। भाई राज्य को ये कह दिया कि भैया आपकी जिम्मेदारी रहेगी ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ठीक है। लेकिन राज्य ने इसका अच्छे से ईमानदारी से गठन नहीं किया। इस कारण क्या होता है कि ईमानदारी से राज्य ने गठन नहीं किया, तो इस कारण 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित करना पड़ा, ठीक है। अनुच्छेद 41 की बात करें तो बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता के मामले में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना। भाई बुजुर्ग अवस्था में पेंशन मिलती है, सरकार बाकायदा प्रयास कर रही है। मनरेगा के अंतर्गत बेरोजगारों को रोजगार देने की गारंटी की बात कही गई है, ठीक है। पढ़ो कमाओ योजना, सीखो कमाओ योजना, तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं चला रही है। बीमारी में भी सरकार सहायता करती है, ठीक है, जैसे हीमोफीलिया रोग में, ठीक है, टीकाकरण होता है जो। विकलांगता में भी बिल्कुल सरकार उनके लिए स्पेशल प्रावधान करती है, 2 व्हीलर उनको गिफ्ट करती है, ठीक है। तो ऐसी दशाओं में उनको कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता का अधिकार राज्य का कर्तव्य को सुनिश्चित करेगा और सरकार कर रही है, ठीक है। अनुच्छेद 42 की बात करें तो राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा, ठीक है। जैसे न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों से संबंधित अगर हम बात करें तो जैसे महिलाएं हैं, ठीक है, महिलाएं हैं। अब ऐसा नहीं है कि महिलाएं हैं तो उनको नाइट ड्यूटी दी जाए। नाइट में महिलाओं से काम नहीं कराया जा सकता। आप जानते हो कि उनके साथ कुछ अप्राकृतिक घटना घट सकती है, तो इस स्थिति के लिए महिलाओं को नाइट में काम नहीं करवाया जा सकता। कोई गर्भवती महिला है, ठीक है, उससे खतरनाक काम नहीं करवाया जा सकता, उसको मैटरनिटी लीव दी जाएगी। तो ये क्या है कि भाई न्याय संगत और मानवोचित परिस्थितियों का ध्यान में रखा जाएगा। कोई क्या है अल्पवयस्क बालक है तो बाल श्रम नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये बात से ठीक है। मातृत्व राहत की बात तो बिल्कुल मैटरनिटी लीव देती है गवर्नमेंट, इसके लिए अधिनियम भी पारित किया जा चुका है, ठीक है। फिर बात करें हम अनुच्छेद 43 की, तो राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, ठीक है। यानी काम अगर आप कोई कर रहे हो किसी भी कंपनी में, चाहे ठीक है प्राइवेट हो या सरकारी, दोनों के लिए बात हो रही है, तो कम से कम इतनी मजदूरी तो मिलना चाहिए कि व्यक्ति का रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें सुनिश्चित हो सके, ठीक है। आप इस बात से सहमत होंगे कि कम से कम इतनी मजदूरी तो मिलना चाहिए कि ये 3 चीज़ें सुनिश्चित हो सके। वैसे ये काफ़ी नहीं है, ठीक है, इससे एक कदम आगे बढ़ के दिया जाना चाहिए, लेकिन कम से कम इतना इतना तो दिया जाना चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसमें शिक्षा जोड़ना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दे सके, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि राज्य ये प्रयास करेगा कि उनके लिए कम से कम निर्वाह योग्य मजदूरी कामगारों के लिए इतना तो सुनिश्चित हो, ठीक है, जिससे उनका उचित जीवन स्तर सुनिश्चित हो। अनुच्छेद 43A की बात करें तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, ठीक है। बिल्कुल, आप खुद सोचो कि आपके पास खूब पैसा है, अंबानी के पास क्या है, खूब सारा पैसा है। अब अंबानी अगर सोचे कि भैया सिर्फ पैसा होने से ही, पैसे से ही मैं पैसा कमा लूँ, तो ऐसा नहीं है। कंपनी में काम करने के लिए श्रमिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बिना श्रमिकों के आप सोचो कि कोई व्यक्ति, कोई उद्योगपति एक उद्योगपति बना रह सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी मशीनें इतनी भी नहीं आई है कि सिर्फ मशीनों के दम पे ही सारा काम हो जाएगा, ठीक है। श्रमिकों की ज़रूरत लगती ही लगती है। जितना महत्वपूर्ण पूंजी है उतनी महत्वपूर्ण श्रमिक भी है, ठीक है। तो श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनको क्या मजदूरी दी जाए, ठीक है। फिर जो उनसे काम करवाया जा रहा है तो वो न्याय संगत हो, ठीक है, उनके साथ बेगार प्रथा न करवाई जाए। तो इस टाइप की चीज़ें ये राज्य क्या करेगा कि श्रमिकों की भागीदारी, श्रमिक क्या चाहते हैं कि भैया काम से उनको टाइम से मजदूरी मिल जाए उनकी, ठीक है, और उनके साथ कुछ अन्याय, उनका शोषण ना हो, ठीक है, यही तो चाहते हैं श्रमिक। और उनको इतनी सैलरी मिले कि वो अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा करवा सकें और एक उचित सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। तो राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो इसको सुनिश्चित करेगा, ठीक है। सहकारी समितियों, अनुच्छेद 43B, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना, ठीक है। सहकारी समितियों के प्रोत्साहन के लिए भी राज्य को कर्तव्य एक निर्धारित कर दिया कि वो प्रोत्साहन करेगा इनका, ठीक है। ध्यान रखना है सहकारी समिति, ये जो प्रावधान है ये जोड़ा गया है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से इसको संविधान में जोड़ा गया है, ठीक है। पूछा हुआ है कि सहकारी समिति ये कब जोड़ा गया ये प्रावधान, तो ये 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से जोड़ा गया है।
फिर बात आती है अनुच्छेद 44 की। भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, वर्तमान में ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, एक अलग से वीडियो अगला वीडियो में डाल दूंगा इसके लिए कि एक समान सिविल संहिता क्या है। ठीक है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट वर्तमान में डिबेट का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे निबंध भी पूछा जा सकता है और ये 11 मार्कर 5 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं शॉर्ट में भी बता रहा हूँ कि एक समान नागरिक संहिता जैसे अगर बात करें तो वर्तमान में हर धर्म के लिए अलग अलग कानून है। किससे संबंधित? विवाह से संबंधित, ठीक है, तलाक से संबंधित, फिर अगर किसी बच्चे को गोद लेना हो उससे संबंधित। तो इस प्रकार के जो धार्मिक या जो सामाजिक जीवन के कुछ मुद्दे हैं तो इनसे रिलेटेड हर धर्म के अलग कानून हैं। जैसे एक मुस्लिम जो है वो 4 विवाह कर सकता है। ठीक है, एक मुस्लिम की बात करें तो वो 4 विवाह कर सकता है, लेकिन अन्य धर्मों में नहीं हो सकता है। ठीक है, 3 तलाक था वो मुस्लिमों में हट चुका है। अब गोद लेने के भी अपने अपने रूल हैं। तो ऐसे क्या है कि सिखों के, हिंदुओं के, मुस्लिम के, तो इन ईसाइयों के, सबके अपने अलग अलग कानून हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि जो कोर्ट में जब ये मुद्दे पहुंचते हैं तो जज भी जो है वो जज भी कंफ्यूज रहता है, क्योंकि 4 धर्मों के अलग अलग कानून हैं। ठीक है, अब उन धर्मों के अलग अलग कानून और उनमें भी क्या है, एक ही धर्म में कानूनों को लेकर कुछ न कुछ विवाद है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में न्याय में क्या होती है, देरी होती है। न्याय में क्या होती है, देरी होती है। तो उसको दूर करने के लिए फिर कई सारे धर्मों में कुछ ऐसे कानून भी हैं जिनसे महिलाओं का शोषण होता है, जैसे 3 तलाक उनमें से एक है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि सरकार के लिए अनुच्छेद 44 में ये प्रावधान कर दिया गया कि भैया एक समान नागरिक संहिता, यानी ऐसे कानून जो क्या करे, विवाह, तलाक आदि से संबंधित जो व्यवस्था है उसके लिए एक ही कानून हो, सभी धर्मों के लिए एक कानून हो, समानता स्थापित हो जाए, किसी धर्म विशेष को कोई संरक्षण ना दिया जाए। ठीक है, तो इसके तहत ये अनुच्छेद 44 में ये बात कही गई है, लेकिन अभी ये लागू नहीं है, लेकिन पूर्ण रूपेण कोशिश हो चुकी है, बहुत जल्दी ये लागू हो जाएगा भारत में। ठीक है, तो हम एक वीडियो पे अलग से इस पे चर्चा करेंगे हम, तो इसके अंतर्गत इनका थोड़ा इतिहास देखेंगे, क्योंकि जब ये बिल पेश किया जा रहा था कहाँ पे, संविधान सभा में, तो नेहरू जी और अंबेडकर साहब के को बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, क्योंकि ये दोनों पूर्ण रूपेण समर्थन थे। इवन राजेंद्र प्रसाद ने भी इनका विरोध किया था, अंबेडकर साहब को तो गालियाँ तक दी गई थी। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, इसकी कहानी थोड़ा इतिहास से उठा के हम समझेंगे, और अभी तक क्यों नहीं लागू हो पाया, इसके सुझाव क्या है, इन पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 45 की। तो सभी बच्चों की 6 वर्ष की आयु पूरे करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, यानी जो आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी में बच्चों को जो भेजा जाता है वो इसी के अंतर्गत है। ठीक है, यानी 6 वर्ष के पहले की जो उम्र है उसमें जो बच्चे हैं उनके लिए जो शिक्षा के प्रावधान करने का राज्य का कर्तव्य रहेगा। ठीक है, अनुच्छेद 46 की बात करें, राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। ठीक है, इसको बढ़ावा देने के लिए आप देखते हो कि ST SC के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जाती है। ठीक है, चलाई जाती है कि नहीं, छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जाती है, हॉस्टल दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये जो चीज़ें हैं ये इसी के अंतर्गत है कि भाई कमजोर वर्गों के लिए विशेष रूप से राज्य क्या करेगा कि उनके आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। ठीक है, अनुच्छेद 47, राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। ठीक है, तो राज्य का ये एक कर्तव्य रहेगा। इसके लिए आप देखते हो कि शराब पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो मैं मजाक कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रतिबंध अभी तक नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? तो भैया राज्य की आय सबसे ज़्यादा होती है वहाँ से। ठीक है, राज्य की आय की बात करें तो बहुत बड़ी आय का सोर्स है। कोरोना में जब सब दूर से आय बंद हो गई थी तो ये शराब ने ये आय बचा के रखी थी। ठीक है, तो लेकिन जो अफीम है, अफीम, चरस, गांजा, तो इस टाइप की जो अवैध रूप से जिनका वो होता है, बिक्री होती है, उन पे क्या किया जाएगा, रोक लगाने का राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, तो इस प्रकार राज्य क्या करेगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार की प्रयास करेगा लगातार। ठीक है, अनुच्छेद 48 की बात करें तो कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। ठीक है, कृषि अभी भी परंपरागत स्वरूप में है, पशुपालन की बात करें तो वो भी परंपरागत स्वरूप में है। तो राज्य क्या कोशिश करेगा कि उनको आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर गठित किया जाए, आधुनिकता प्रदान की जाए, कुल मिला के तकनीकीकरण को बढ़ावा दिया जाए।
ठीक है। और परंपरागत रूप से जो पशुओं का शोषण होता है उसकी जगह ट्रैक्टर वगैरह इनका प्रयोग किया जाए, पशुओं पर हिंसा नहीं की जाए। ठीक है। अनुच्छेद 48A की बात करें तो पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। ठीक है। आप लोग जानते हो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है, ये राज्य ने इसी दिशा में पारित किया है। ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। तो इस प्रकार बहुत सारे कानून सरकार ने अनुच्छेद 48A के तहत पारित किए हैं। ठीक। अनुच्छेद 49 की बात करें तो राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना। तो जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे पुराने जो महल हैं, ठीक है, पुराने जो महल हैं उनकी बात करें, किले हैं, ठीक है, महल है, किले हैं, दुर्ग है, तो जो ये चीज़ें हैं इनको क्या किया जाए, इनका संरक्षण करने का राज्य का कर्तव्य रहेगा। सॉरी। तो इसके लिए राज्य ने, आप लोगों को पता होगा शायद कि हृदय योजना भी चलाई है राज्य ने। ठीक है, हृदय योजना भी चलाई है। तो इस प्रकार जो हमारी पुरानी ऐतिहासिक धरोहर है उसके संरक्षण की बात यहाँ पर की गई है। अनुच्छेद 50 की अगर बात करें तो राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा। भाई राज्य क्या करेगा कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा। अब इसको समझना, ये शक्ति के पृथक्करण से संबंधित है। जैसे तीन चीज़ें होती हैं, एक होती है विधायिका, ठीक है, एक होती है क्या, विधायिका, एक होती है न्यायपालिका, एक होती है कार्यपालिका। विधायिका का क्या काम होता है, तो इसका क्या काम होता है, विधि का निर्माण करना। ठीक है, विधि का निर्माण करना। विधायिका का क्या काम होता है, विधि का निर्माण करना। विधायिका को भारत में क्या कहते हैं, संसद। ठीक है, विधायिका को भारत में क्या कहते हैं, संसद। रूस में ड्यूमा, जापान में डाइट कहते हैं, अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, तो विधायिका के अलग अलग नाम है, भारत में क्या कहते हैं इसको, संसद। तो इसका काम क्या होता है, विधि का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम होता है उस विधि को लागू करना। कार्यपालिका का क्या काम है, उस विधि को लागू करना। और न्यायपालिका का क्या काम है कि उसका क्या करना, संरक्षण करना, यानी चेक करना कि भैया वो सही है गलत है। ठीक है, इस प्रकार से उसको थोड़ा देखना कि पहली बात उसका संरक्षण कि भैया लागू हुई है कि नहीं हुई है, उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। इस बात को कौन देखेगा, न्यायपालिका। वो विधि जो बनी है वो सही है गलत है, इस बात को कौन चेक करेगा, तो न्यायपालिका। ठीक है, तो विधायिका विधि का निर्माण करती, कार्यपालिका उसे लागू करती है, न्यायपालिका उसका संरक्षण करती है और चेक करती है कि सही है गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात हो रही है। जैसे जैसे क्या होता है कि आप अगर वर्तमान में देखो तो कलेक्टर जो है, कलेक्टर दोनों काम करता है, वो न्याय भी कर रहा है और साथ में क्या करता है कि वो प्रशासन का काम भी संभाल रहा है। भाई कलेक्टर की अदालतें भी लगती है, देवा की अदालत की तरह कलेक्टर की अदालत भी लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कलेक्टर न्याय भी कर रहा है और प्रशासनिक काम भी देख रहा है, यानी वो प्रशासनिक अधिकारी भी, कार्यपालिका से संबंधित भी है और साथ में वो न्यायाधीश भी है। दंडाधिकारी कहते हैं कि नहीं कहते। तो ये क्या हो रहा है, यानी अभी पूर्ण रूपेण पृथक्करण नहीं हुआ है। जहाँ पर कमिश्नरी लागू हो जाएगी वहाँ पे धीरे धीरे पूर्ण रूपेण पृथक्करण होने लग जाएगा, लेकिन अभी नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोशिश यही की जाएगी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं भेदभाव होने की संभावना रहेगी। क्योंकि कलेक्टर न्यायाधीश भी बन जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या रहेगा कि यहाँ पर पक्षपात या कुछ न कुछ दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि शक्ति के पृथक्करण का ये उल्लंघन है। ठीक, फिर बात करें अगला, तो अनुच्छेद 51, ये क्या घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। बिल्कुल हम कोशिश करते हैं कि हर राष्ट्र के साथ हमारे ऐसे संबंध हो, पर हमारे कुछ पड़ोसी हैं जैसे पाकिस्तान हुआ, चीन हुआ, जो अच्छे संबंध नहीं बनाए रखते हैं। फिर बात करें हम अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि और दायित्वों के सम्मान को बढ़ावा देना, बिल्कुल हम पूरी कोशिश करते हैं उसके लिए। मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल हम नहीं चाहते युद्ध करना, हम मध्यस्थता के द्वारा, इस प्रकार जैसे हमने रूस यूक्रेन युद्ध में भी मध्यस्थता के द्वारा मामला निपटाने की बात कही है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 36 से लगाकर अनुच्छेद 51 तक हमने विस्तार से चर्चा कर ली कि नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं, कौन से अनुच्छेद में क्या बात कही गई है। ठीक है, अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं इनमें संशोधन के द्वारा क्या क्या अनुच्छेद जोड़े गए हैं। ठीक है, तो अगर हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में आया था।
इसके द्वारा कुछ नए निर्देश जोड़े गए। इसमें क्या क्या जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 39A गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। ठीक है, ये कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी अगर बात करें तो अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ठीक है, ये भी कब जोड़ा गया? 42वें के द्वारा। और तीसरे बात करें तो अनुच्छेद 48 पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना। ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, कौन सा प्रावधान जोड़ा गया। तो आप लोगों को यहाँ पे 42 में से कौन कौन से, तो ये 3 चीज़ें याद रखनी है। फिर बात करें 44वें की, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, अनुच्छेद 38 में धारा 2 जोड़ी गई और उसमें क्या कहा गया कि राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच स्थिति, सुविधाओं और अवसरों संबंधी असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा। ठीक है, यानी किसी प्रकार से सिर्फ व्यक्तियों के बीच ही नहीं बात हो रही, समूहों के बीच भी कोशिश करेगा कि असमानता नहीं होना चाहिए, यानी अमीरी गरीबी इस प्रकार के भेदभाव को समाप्त करेगा। ऊंचा समूह नीचा समूह ये सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर बात करें 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की, तो इसके द्वारा अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला और इसमें क्या कहा गया कि भाई 6 वर्ष के पूर्व के जो बच्चे होंगे उनके लिए उनकी शिक्षा का प्रबंध राज्य करेगा। ठीक है, फिर एक जो यहाँ पर नहीं लिखा है वो कौन सा है? तो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जो सहकारी समिति शब्द है 43B के अंतर्गत। ठीक है, मैंने आप लोगों को ऊपर लिखवाया है, तो सहकारी समिति शब्द वाला भी जोड़ा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार कुल कितनी बार? तो कुल 1, 2, 3 और 4 बार नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन हो चुका है। ठीक है, और कौन कौन से प्रावधान जुड़े हैं तो ये अभी हमने चर्चा कर ली है। अब थोड़ा बात करते हैं इनके वर्गीकरण की। अगर इनके वर्गीकरण की बात करें तो जो DPSP है यानी नीति निर्देशक तत्व है, उनको हम 3 आधारों पर बांट सकते हैं। एक अगर बात करें तो कौन से हो जाएंगे? तो उदारवादी। ठीक है, उदारवादी कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं? दूसरी अगर बात करें समाजवादी। ठीक है, समाजवादी कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व है? तीसरी अगर बात करें तो वो हो जाएंगे हमारे गांधीवादी, कि भैया गांधी जी से संबंधित कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व है। तो हम इनको 3 आधारों पर बांट सकते हैं। तो एक क्या हो जाएगा? उदारवादी। ठीक है, फिर अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या हो जाएगा? समाजवादी। फिर अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा क्या हो जाएगा? गांधीवादी। ठीक है, तो ये तीन आधारों पर इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं लिबरल, उदारवादी। ठीक है, लिबरल यानी उदारवादी, जो इंग्लिश मीडियम के उनको भी समझ में आ जाएगा। देखो आर्टिकल 44 हमने पढ़ा था, एक समान सिविल संहिता। ठीक है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। फिर अनुच्छेद 45। ठीक है, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कुल 6 अनुच्छेद हैं जो क्या हैं? उदारवादी है। इन अनुच्छेदों को ऊपर हम हिंदी में डिस्कस कर चुके हैं और ये आप लोगों के सामने इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम के उनके लिए भी काम आ जाएंगे। तो ये जो 6 अनुच्छेद हैं ये संबंधित है किससे? उदारवादी। ठीक है, उदारवादी अनुच्छेद है ये। फिर बात करें हम किनकी? सामाजिक न्याय से संबंधित, तो अनुच्छेद 43। ठीक है, अनुच्छेद 37, 38, 39, 47, ठीक है, 41, 39A, फिर 42। ये जो अनुच्छेद है ये संबंधित है सामाजिक, ठीक है, सामाजिक न्याय से संबंधित। मैंने बताया था सामाजिक न्याय यानी किसी प्रकार का जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं होना। ठीक है, या फिर ऊंच नीच छुआछूत इस टाइप से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, अमीर गरीब कुछ नहीं, समाज में सब क्या हो? बराबर हो। ठीक है, अनुच्छेद 39 में क्या था? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। बिल्कुल समान न्याय, समान की बात हो रही, और समाजवाद का मतलब ही क्या है? समानता स्थापित करना। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि ये अनुच्छेद हो जाएंगे किससे संबंधित? सामाजिक न्याय से संबंधित। अब देखो मैं अनुच्छेद आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि विस्तार से इनको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अब आप लोगों को यहाँ से अनुच्छेद लिख लेना है और उधर जाके उनको समझ लेना है। ठीक है, यहाँ पे फिर बात आ जाती है गांधी जी। गांधी जी से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40 इंपॉर्टेंट है, 43 है, ठीक है, 46 है, 47 है, 48 है, क्यों गांधी जी पशुपालन से संबंधित थे। ठीक है, पोषाहार स्तर को सुधारने की बात करते थे। ठीक है, अनुच्छेद 40 का सबसे इम्पोर्टेंट तो यही अनुच्छेद है। ठीक है, ग्राम पंचायतों से संबंधित, ग्राम पंचायत को गठन के लिए गांधी जी ने बहुत प्रयास किए थे। ठीक है, वो इसके बहुत ज़्यादा समर्थक थे।
तो ये क्या हो जाएंगे, ये गांधी जी से संबंधित अनुच्छेद हो जाएंगे, और ये बाकी के अनुच्छेद भी हम विस्तार से पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। यहाँ पे तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 3 आधारों पर हमने जो बांटे थे, तो उसमें उदारवादी, समाजवादी और गांधीवादी, इन तीनों को हमने नीचे समझ लिया है। मैंने आर्टिकल आप लोगों को बता दिए हैं, और विस्तार से आप लोगों को क्या करना है, तो खुद से ऊपर देख लेना है। ठीक है, मैं बार बार उसी चीज़ को रिपीट नहीं करने वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनकी महत्व क्या है। ठीक है, यानी जो नीति निर्देशक तत्व है उनका महत्व या उपयोगिता क्या है। तो ये शासन के मूल्यांकन का आधार है, बिल्कुल है। हम नीति डीपीएसपी के माध्यम से, नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से शासन का मूल्यांकन बिल्कुल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल मूल्यांकन कर सकते हैं। यानी जो जो लिखा हुआ है नीति निर्देशक तत्वों में, राज्य ने कौन कौन से प्रावधानों को लागू कर लिया है, किन किन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है, ठीक है, हम उनके आधारों पर राज्य क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। ये बहुत है ना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक, बिल्कुल। इसमें क्या हो रहा है कि भैया मजदूरी की बात हो रही है कि भाई न्यूनतम मजदूरी इतनी तो मिले कि जीवन स्तर सुधरे। समान वेतन की बात हो रही है कि भैया भेदभाव नहीं होना चाहिए, वेतन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यह है आर्थिक लोकतंत्र से संबंधित, अरे है ना, आर्थिक लोकतंत्र से संबंधित। ठीक है, फिर बात करें हम कर्तव्य बोध का आभास, ये बार बार ये प्रावधान क्या करते हैं, बार बार राज्य को याद दिलाते हैं कि आपका क्या कर्तव्य है। ये बार बार क्या करते हैं, राज्य को याद दिलाते हैं कि आपका क्या कर्तव्य है। ठीक है, संविधान की व्याख्या में मददगार, इसमें क्या है कि जो हमारे संविधान निर्माता हैं, ये नीति निर्देशक तत्वों को जब लिखा गया तो जो हमारे संविधान निर्माता हैं उनकी विचार जो है, उनके जो उद्देश्य है वो इसमें शामिल है, वो इसमें शामिल है। तो न्यायालय जब कभी भी संविधान की व्याख्या करने की प्रश्न आता है तो वो क्या करते हैं कि इसमें नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ते हैं, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों में संविधान निर्माताओं ने संविधान के उद्देश्य भी बताए हैं कि उनका उद्देश्य क्या है। तो जिससे क्या होता है कि व्याख्या करने में, ठीक है, व्याख्या करने में सर्वोच्च न्यायालय की सहायता होती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की यहाँ पे सहायता होती है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। जनमत की शक्ति याद रखना है, नीति निर्देशक तत्वों में क्या है, जनता की शक्ति निहित है। जनता की शक्ति कैसे निहित है, तो आप लोग जानते हो कि हर 5 वर्ष पर सरकार, हर 5 वर्ष पर नेता क्या करते हैं, जनता के कदमों में आ जाते हैं। ठीक है, भीख मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए। अब अगर नीति निर्देशक तत्वों का पालन इन्होंने किया होगा तो जनता क्या करेगी, सरकार को चुनेगी। ठीक है, नहीं तो जनता को जनमत का सामना करना पड़ेगा, जनमत के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर बात करें राष्ट्र कल्याण की गति में सहायक, अरे बिल्कुल सहायक है भाई। राष्ट्र का कल्याण ये करते हैं कि नहीं करते हैं, इनमें वो सारी बातें लिख दी, वो सारे आदर्श प्रावधान लिख दिए हैं जिससे क्या हो सकता है, एक आदर्श या राष्ट्र का कल्याण हो सके। ठीक है, वो सारी बातें लिख दी है। आप खुद सोचो कि चाहे प्रसूति सहायता का बात हो, अनुच्छेद 42 में इसका उल्लेख है। ठीक है, या फिर जो पशुपालन की बात हो, ठीक है, तो सब हर चीज़, ऐसी कोई चीज़ नहीं छूटी है कि जिससे क्या हो, कल्याण सुनिश्चित हो। सारी चीज़ें जिससे भी देश का कल्याण हो सकता है, राष्ट्र का कल्याण हो सकता है, वो सारी चीज़ें नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। तो हमको कुछ अलग से कुछ सोचना ही नहीं है, बस इनका पालन कर देना है, इसी से राष्ट्र का कल्याण हो जाएगा। ठीक है, और नेताओं से उतना भी नहीं हो पाता है क्योंकि वो खुद ही का कल्याण करने में लगे हुए हैं। सातवीं बात करें तो नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के प्रतीक के रूप में है, बिल्कुल है, ये सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के प्रतीक है ना, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, समानता स्थापित करने की कोशिश करते हैं। आठवीं बात करें तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का संवैधानिक महत्व है। अरे भाई, संविधान में उल्लेख है, इससे बड़ा महत्व और क्या होगा, क्योंकि संविधान भारत में सर्वोच्च क्या है, भारत में संविधान ही तो सर्वोच्च है, सर्वोच्च है ना भाई। संविधान से बढ़कर भारत में कुछ है क्या, नहीं है। और सोचो इतनी बड़ी पुस्तक में, संविधान में इनका उल्लेख है, तो संवैधानिक महत्व है कि नहीं है, है ना। ये याद रखना है, ये एमपीपीएससी मेंस में 200 शब्दों में भी पूछा जा सकता है, साथ में क्या हो सकता है कि 5 मार्कर में यानी 50 शब्दों में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमको इस चीज़ को ध्यान रखना है, तो दोनों के हिसाब से तैयार करते रहना है हमको। ठीक है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर मेन हेडिंग समझाई, उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी किया है, तो आप लोगों को खुद से ये लिख लेना है, आप लोगों को नोट्स बनाना है। ठीक है, क्योंकि बाद में आप ये सब चीज़ें भूल जाएंगे, तो इस वीडियो को एक दो बार देखिएगा और इससे आप नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है,
अब कभी मान लो ये पूछ लें कि नीति निर्देशक तत्वों की भूमिका क्या है। अब देखो, एक तरीके से ना भूमिका, महत्व, उपयोगिता एक ही जैसे होते हैं, बस शब्दों का फेर होता है, बस उसी को घुमा के थोड़ा लिखना होता है। लेकिन जो बच्चे नए हैं, जिनको नहीं पता है, उनकी फॉर्मेटिंग नहीं आती है, तो उनको मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो भूमिका जब आए तो हम कैसे मेंस में लिखेंगे, तो इस प्रकार से पॉइंट बना के लिखेंगे और कैसे शब्दों को चेंज करेंगे। जो ऊपर की बातें हैं यही हम लिखने वाले हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा शब्दों को चेंज करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हैं। तो ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों की घरेलू और विदेश नीतियों में स्थायित्व और निरंतरता बनाए रखते हैं, भले ही सत्ता में परिवर्तन हो जाए। यानी अगर इनकी बात करें तो अब देखो, सरकार जो है, सरकार 5 वर्ष पर चेंज हो जाएगी, इसकी लगभग तो गारंटी रहती है। ठीक है, नहीं तो फिर 10 वर्षों चेंज हो जाएगी। लेकिन लेकिन अगर हम बात करें तो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर की जो नीतियां हैं, देखो नीतियां जो होती है, नीतियां जो बनती है, सरकार जो भी पॉलिसी बनाती है वो किसके आधार पर बना रही है, नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के आधार पर बना रही है। ठीक है, अब ये तो फिक्स ही है ना, ये थोड़ी चेंज होंगे। ये तो संविधान में क्या कर रखे हैं, इनको तो संविधान में फिक्स कर रखा है। ठीक है, ये चेंज नहीं होने वाले हैं। तो जो भी सरकार आएगी वो इनका ही पालन करेगी। सरकार चेंज होती रहेगी लेकिन डीपीएसपी वही रहेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनकी भूमिका क्या है, एक, ये क्या करते हैं कि भैया स्थायित्व बनाए रखते हैं, नीतियों में स्थायित्व और निरंतरता बनाए रखते हैं। ठीक है, ये नागरिकों के मूल अधिकारों के पूरक होते हैं। ये भाग 3 में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की अधिकारों की व्यवस्था करते हुए रिक्तता को पूरी करते हैं। यानी आप अगर देखोगे तो ये मूल मूल अधिकारों के पूरक है। यानी मूल अधिकार है क्या, तो साधन है। मूल अधिकारों की अगर हम बात करें तो वो क्या है, साधन है। और डीपीएसपी की बात करें तो वो क्या है, साध्य है। यानी मूल अधिकारों के तहत हमको एक ताकत दे दी है जिसके अंतर्गत हम क्या करें, नीति निर्देशक तत्वों को प्राप्त करें। साध्य यानी जिसको हमको प्राप्त करना है, साधन यानी जिसके द्वारा जो यूज होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको क्या करना है, आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, तो आईएएस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साध्य। ठीक है, और आपकी कोचिंग संस्थान में, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, वो सब बुक्स, नोट्स, ये सब क्या है, साधन। ये सब क्या है, साधन है। जिस कोचिंग को आप ज्वाइन करते हो, जो नोट्स आप पढ़ रहे हो, जो आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो मैं आप लोगों का क्या हो जाऊंगा, साधन हो जाऊंगा। और आईएएस क्या हो जाएगा, आपका साध्य हो जाएगा। बात आ गई समझ में। ठीक है, तो ये क्या है, मूल अधिकार क्या है, तो साधन है, और ये साध्य है, यानी दोनों क्या हो जाएंगे, पूरक हो जाएंगे एक तरीके से। ठीक है, मूल अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों द्वारा इनका क्रियान्वयन पूर्ण एवं उचित लाभ के पक्ष में माहौल उत्पन्न करता है। राजनीतिक लोकतंत्र बिना आर्थिक लोकतंत्र के कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, यानी आप लोगों से सिर्फ कहें मतदान देने की शक्ति हो आप लोगों के पास, आप लोगों कह दे भैया आप खूब वोट डालो, सरकार को चुनो, लेकिन आपको कोई आर्थिक रूप से कोई सहायता नहीं मिलेगी, आर्थिक रूप से राज्य की तरफ से कोई गारंटी नहीं मिलेगी, तो क्या काम करो भाई। हम सरकार क्यों चुनते हैं, ताकि क्या हो सके कि अमीर और गरीब का भेदभाव समाप्त हो सके, गरीबी कम हो सके। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाए, गरीबी कम हो सके। इसीलिए तो हम सरकार को चुनते हैं ना, कि गरीबों की मदद करेगी। ठीक है, अमीरों को ही सिर्फ अमीर नहीं होने देगी, गरीबों का शोषण नहीं होने देगी। तो हम सिर्फ मतदान करके सरकार को चुन लिया करें, ये क्या हो जाएगा, राजनीतिक लोकतंत्र। यानी आप लोग को क्या हो जाएगा, मतदान करने की पूरी छूट दे दी जाए। लेकिन आर्थिक लोकतंत्र का कोई वही नहीं रहेगा ना, मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो बात आ रही समझ में यहाँ पे। तो इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। ये विपक्ष द्वारा सरकार पर नियंत्रण को संभव बनाते हैं। विपक्ष सत्तारूढ़ दल पर निदेशक तत्वों का विरोध एवं इसके कार्यकलापों के आधार पर आरोप लगा सकता है। भाई विपक्ष के लिए तो बहुत बड़ा हथियार है ये। विपक्ष कह देगा ये निदेशक तत्वों का पालन नहीं कर रहे, अविश्वास प्रस्ताव पारित करो इनके खिलाफ। ठीक है, तो विपक्ष के लिए एक ताकत हो जाएगी ये सरकार के प्रदर्शन की कड़ी परीक्षा करते हैं। लोग सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का परीक्षण इन संवैधानिक घोषणाओं के आलोक में कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, इन्हीं के आलोक पर तो हम कहेंगे क्या सरकार ने जो नीति बनाई वो अच्छी है या बुरी है। ठीक है, ये आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह होते हैं। एक सत्तारूढ़ दल अपनी राजनीतिक विचारधारा के बावजूद विधायिका एवं कार्यपालिक कृत्यों में इस तथ्य को स्वीकार करता है कि ये तत्व प्रदर्शक और दार्शनिक और मित्र है। यानी भाई कोई सी भी सरकार हो, उस सरकार का अपना राजनीतिक घोषणा पत्र अलग होगा। हर सरकार का होता है ना, हर पार्टी का अपना एक क्या होता है, एक अपना राजनीतिक घोषणा पत्र जिसमें वो अपनी नीतियों का उल्लेख करते हैं, वो क्या करने वाले हैं। लेकिन वो हमेशा बताते हैं कि उन्होंने ये घोषणा पत्र कहाँ से लिया है, तो डीपीएसपी से लिया है, यहीं से वो उन सभी चीज़ों को लिया है। बात आ रही समझ में।
वो हमेशा बताते हैं कि भाई कहाँ से उठाया हमने, डीपीएसपी से उठाया, यानी संविधान का पालन कर रहे हैं, भले ही ना किया हो लेकिन बताएंगे तो वो यही। ठीक है, फिर बात आती है इनके क्रियान्वयन की। तो देखो इनका क्रियान्वयन, वैसे मैं अनुच्छेद पढ़ाते वक्त बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, क्रियान्वयन बता चुका हूँ मैं, ठीक है, लेकिन यहाँ अलग से भी आ जाए तो एक देखो, भूमि सुधार, समाज में परिवर्तन लाने, ग्रामीण जनता की स्थिति को सुधार करने के लिए सभी राज्यों ने भूमि सुधार पारित किए हैं। इसके अंतर्गत मुख्य देखा जाए तो कृषि संबंधी सुधार किए गए थे। ठीक है, कृषि संबंधी सुधार किए गए थे। अब आप लोगों को ध्यान रखना है, अनुच्छेद 48 में ये बात हो रही थी, यानी भूमि सुधार 48 से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, या फिर 39 में भी इससे रिलेटेड कुछ प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, श्रम सुधार की बात करें तो आप लोगों को पता है कौन से अनुच्छेद की बात हो रही है। ठीक है, कहाँ पे बात हुई थी, अनुच्छेद 43 में हुआ था कुछ श्रमिकों की बात। ठीक है, तो अनुच्छेद न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ठीक है, श्रम संहिता 2020, अनुबंध श्रम विनिमय उन्मूलन अधिनियम वर्ष 1970। ठीक है, ये सारे कानून, बंधुआ मजदूरी, खनन और खान अधिनियम, महिलाओं श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम, ये सब चीज़ें, समान पारिश्रमिक अधिनियम। ठीक है, ये सब किसके कारण हुए हैं, तो नीति निर्देशक तत्वों के कारण ही ये पारित हुए हैं। ठीक है, पंचायती राज के लिए 73वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 40 से है ना संबंधित। कुटीर उद्योगों की बात करें तो अनुच्छेद 43। ठीक है, इससे रिलेटेड कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बोर्ड स्थापित किए, जैसे ग्राम उद्योग बोर्ड, खादी और ग्राम उद्योग आयोग, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, रेशम बोर्ड। ये सब क्या है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। और अनुच्छेद 43 में क्या है, उद्योगों के प्रबंधन की कुछ बात हुई थी। ठीक है, जाके पढ़ो उसको। शिक्षा की बात करें तो बिल्कुल अनुच्छेद 45 में इसका उल्लेख है, और इसके लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम सरकार ने पारित किया है कि नहीं। ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन पर टिप्पणी करें, सरकार ने क्या क्रियान्वयन किया है, इससे आप संतुष्ट नहीं है, समीक्षा कीजिए। तो आपको इस प्रकार यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको विस्तार से लिखना पड़ेगा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, जैसे कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए शुरू किए गए। जैसा कहाँ पे लिखा था, अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद लिखना ही लिखना है आप लोगों को कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ये बात हो रही है। ठीक है, स्वास्थ्य की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं, प्रधानमंत्री ग्राम स्वास्थ्य योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, फिर अगर देखें तो आयुष्मान भारत योजना, बहुत सारी योजनाएं आप लिख सकते हो। पर्यावरण की बात करें तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य वन अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, 48 में हो, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत है ना ये। विरासत संरक्षण अधिनियम, ये हमने अनुच्छेद 49 में बात की थी इसके अंतर्गत कि भैया प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक को क्या करना चाहिए, तो उनके संरक्षण की बात की गई थी। ठीक है, तो अनुच्छेद 49 के अंतर्गत क्या हुआ था, तो प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातत्व स्थल व अवशेष अधिनियम 1958 पारित किया गया है। फिर मैंने एक हृदय योजना भी आप लोगों को बताई थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसके क्रियान्वयन से संबंधित है। इन सब चीज़ों को अलग से नोट्स में लिख लेना, क्योंकि मेंस के काम की बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे अगर बात करें हम, अब बात करते हैं इनकी आलोचना की। तो देखो इसकी आलोचना हम किन किन बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। तो सबसे पहला बिंदु हो जाएगा कि कोई कानूनी शक्ति नहीं है, भैया दे दिया अधिकार और राज्य की मर्जी पे छोड़ दिया, राज्य ने अभी तक लागू नहीं किया। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा एक समान सिविल संहिता, अभी तक लागू हुआ है क्या, नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर इस मुद्दे को आप ले सकते हो कि कोई कानूनी शक्ति है ही नहीं। ठीक है, ये तो गलत है, तर्कहीन व्यवस्था, ऐसे ही छोड़ दिया, बहुत आदर्शात्मक बात कह के। ठीक है, तो ये तर्क ही नहीं है ना। ऐसा केटीसा क्या कहते हैं कि एक ऐसा चेक है जो बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है, तो ये तो गलत है। ठीक है, रूढ़िवादी है, परंपरागत सोच पे आधारित है ये। संवैधानिक टकराव की स्थिति, भाई संवैधानिक टकराव कैसा कि यहाँ पर जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार क्या कर सकती है कि राज्य में क्या कर सकती है, राष्ट्रपति शासन इनके आधार पर लागू कर सकती है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन इनके आधार पर लागू कर सकती है। यानी यहाँ पे क्या हो सकता है, केंद्र सरकार कह देगी कि ये जो राज्य सरकार है ये नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं कर रही है, इसलिए हम यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, ये कुशासन के आधार पर काम कर रही है। ठीक है, तो ये संवैधानिक टकराव की स्थिति भी बन सकती है। इन सिद्धांतों में अधिकतर ऐसी बातें जो आदर्शात्मक है, जिन्हें व्यवहार में प्राप्त करना असंभव है। और पूर्ण रूपण समानता हो ही नहीं सकती, अमीर गरीब थोड़े बहुत तो बने ही रहेंगे ना, पूर्ण रूपण समानता तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये अस्पष्ट है, कहीं कहीं पे तो इतनी बातें कुछ ऐसी हो जाती है
कि उस पर स्पष्ट करने में ही दिक्कत आ जाती है। ठीक है, राज्य तभी इन सिद्धांतों को कार्य रूप में परिणत कर सकता है जबकि यह स्वयं आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो जाएगा, अन्यथा ये सिद्धांत केवल स्वप्न मात्र रह जाएंगे। बिल्कुल भाई, राज्य के पास में अगर पैसा है ही नहीं तो वो क्या सहायता कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, वो योजनाएं चला ही नहीं पाएगा। राष्ट्र के पास पैसा रहेगा तभी तो वो करवाएगा ना। तो ये क्या है कि राज्य के ऊपर निर्भर कर दी कि भैया पैसा हो तो ही काम हो सकता है, नहीं तो हो ही नहीं सकता। तो इन आधारों पर उसकी आलोचना करना है। कोई कानूनी शक्ति नहीं है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राज्य के मतलब ये वाद योग्य है ही नहीं। न्यायालय इनका अगर पालन राज्य नहीं करता है तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते। तर्कहीन व्यवस्था है, एक तरफ अधिकार दिए और एक तरफ कहा कि भैया मर्जी हो तो लागू कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। रूढ़िवादी है, पुराने विचारधारा पर आधारित है। संवैधानिक टकराव की स्थिति, केंद्र क्या कर सकती है कि जैसे केंद्र में अलग सरकार, राज्य में अलग सरकार, तो केंद्र क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन वहाँ पे इनके आधार पर लगा सकता है। ठीक है, अधिकतर बातें बहुत आदर्शात्मक कह दी जिनको व्यवहार में प्राप्त करना संभव है, पर पूर्ण रूपण एक तो हो ही नहीं सकता। कुछ अस्पष्ट भी है, बहुत सारे प्रावधान इसमें समझ में नहीं आती कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, फिर राज्य तभी इनको लागू कर सकता है जब उसके पास पैसा हो। ठीक है, बात आ रही समझ में? तो इन आधारों पर हम क्या कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। अब बात आती है मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। इनको अंतर को लेकर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो अगर बात करें हम, तो मौलिक अधिकारों को कहाँ के, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से ग्रहण किया है, तो आयरलैंड के संविधान से। एक तो ये अंतर हो गया। दूसरी अगर बात करें, मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ पे है, भाग 3 में। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्वों का तो भाग 4 में है। अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों में बिल्कुल भी न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। ये सिर्फ राज्य पर निर्भर करता है कि वह लागू करें या ना करें। ठीक है, एक ये भी अंतर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति के अधिकारों का हनन होने से बचाना, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है कि समाज के लोक कल्याणकारी हो और समाज की भलाई हो। ये समाज की बात कर रहा है, और मौलिक अधिकार सिर्फ व्यक्ति की बात करते हैं। मौलिक अधिकार किसकी बात करते हैं, व्यक्ति की, और नीति निर्देशक तत्व किसकी बात करते हैं, समाज की। इन दोनों में बहुत अंतर है, ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार सरकार के महत्व को घटाता है क्योंकि इसमें सरकार को सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करने होते हैं और उन अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, जबकि नीति निर्देशक तत्वों में सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार यानी आप लोगों को अधिकार हो गया कि राज्य ऐसा नहीं कर सकता, राज्य वैसा नहीं कर सकता। ठीक है, यानी आपके अधिकार बढ़ गए और राज्य के कम हो गए, जबकि नीति निर्देशक तत्व क्या कर सकते, राज्य ऐसा कर सकता है, यानी राज्य के अधिकार बढ़ गए। बात आ रही समझ में? ठीक है, मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के लिए स्वतः ही प्राप्त होता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व लागू करने के बाद नागरिकों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार तो भैया आप भारत में जन्म लिए, भारत के नागरिक हो कि आपको प्राप्त हो गए। ठीक है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व सरकार लागू करेगी तो ही आपको मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलने वाले। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में टकराव। दोनों में जब टकराव होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में टकराव, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन से वाद में इसके संबंध में चर्चा हुई, तो ध्यान रखना है आप लोगों को, चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्यवाद 1951। ठीक है, इसमें यह मुद्दा आया कि भैया फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार सर्वोच्च हैं या फिर डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, मौलिक अधिकार सर्वोच्च है या नीति निर्देशक तत्व। सबसे पहले यह मुद्दा चंपकम दोरई राजन वाद बनाम मद्रास राज्य। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें न्यायालय ने क्या कहा कि भैया जो फंडामेंटल राइट है यानी मौलिक अधिकार है वो सर्वोच्च है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, ये सहायक है। ये क्या है, सहायक है, इसलिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है किसी भी हालत में। अब ऐसी स्थिति में क्या था, तो संसद का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि एक तरीके से न्यायालय ने संसद की शक्ति कम कर दी। तो संसद ने क्या किया, तुरंत प्रथम संविधान संशोधन पारित किया और क्या कर दिया, तो इसमें लिख दिया कि भैया सामाजिक, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी उन्नति के लिए सरकार प्रयास कर सकती है, प्रावधान किया जा सकता है। ध्यान रखना है, अनुच्छेद 15 में संशोधन हुआ था इसके अंतर्गत।
तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत कहा कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। और साथ में द्वितीय संविधान संशोधन 1955 में पारित किया। उसमें भी क्या लिख दिया? उसमें लिख दिया कि भैया अगर संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है, अगर संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन में क्या लिख दिया कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी उन्नति के लिए सरकार विशेष उपबंध कर सकती है। द्वितीय संविधान संशोधन 1955 में क्या लिख दिया कि भाई संपत्ति का अगर अधिग्रहण किया जाता है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, क्योंकि उस समय संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। मैंने आप लोगों को मौलिक अधिकार पढ़ाए थे। ठीक है, तो ये दो बात क्या होती है कि संसद ने ये दो संशोधन संविधान में कर दिया। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, फिर न्यायालय में एक वाद पहुंचा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967। इसमें न्यायालय ने क्या कह दिया? इसमें न्यायालय ने कह दिया कि भैया संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। मौलिक अधिकार सर्वोच्च है, उनमें संसद को संशोधन करने का अधिकार नहीं आता। याद हो तो मैंने जब मौलिक अधिकार आप लोगों को पढ़ाया था उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि अनुच्छेद 13 में विधि शब्द की परिभाषा है, उसमें संविधान संशोधन नहीं आता। ठीक है, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो एक बार जाके जरूर देख लेना, क्योंकि उसको जब आप देखोगे तो उससे ये अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसको देखने के बाद जब इसको देखोगे तो आप विस्तार से समझ जाओगे कि अच्छा ये कहानी क्या है। मैंने वहाँ पर इनको भी और ज़्यादा विस्तार से समझाया था। ठीक है, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में 1967 में न्यायालय ने कह दिया कि मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, तो डीपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर संसद का दिमाग खराब, संसद ने तुरंत 24वां और 25वां संविधान संशोधन पारित कर दिया। ठीक है, क्योंकि गोलकनाथवाद में संसद की शक्ति न्यायालय ने कम कर दी, तो संसद ने कहा अच्छा अभी बताते हैं हम तुमको। ठीक है, तो गोलकनाथवाद में क्या 24वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद ने क्या कहा कि भैया संसद पावरफुल है और संसद संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है। संसद क्या कर सकती है? संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है। 24वें संविधान संशोधन में ये लिख दिया। 25वें में क्या लिख दिया? तो 25वें में लिख दिया कि अनुच्छेद 31 में क्या कर दिया? एक प्रावधान जोड़ दिया। 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में एक प्रावधान जोड़ दिया। ये अनुच्छेद 31 क्या था? तो संपत्ति का अधिकार था, जो कि अब समाप्त हो चुका है। तो इसमें एक प्रावधान जोड़ दिया और क्या लिख दिया कि अनुच्छेद 39 जो बी है, ठीक है, यानी 2 और सी यानी 3, अनुच्छेद 39 2 और 3, उसमें जो बात लिखी गई है अगर उसको हम लागू करते हैं तो भले ही मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, वो उल्लंघन किया जा सकता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद ने अनुच्छेद 31 यानी मौलिक अधिकारों में एक प्रावधान जोड़ दिया और उसमें लिख दिया कि अनुच्छेद 39 बी और सी में कोई जो बात कही गई है अगर उसको हम लागू करते हैं तो क्या अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं। बात क्लियर है यहाँ पे? अब क्या होता है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद पहुंचता है। ठीक है, कहाँ पे? न्यायालय में। उसमें 24वें और 25वें संविधान संशोधन को भी चुनौती दी गई। ठीक है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में संसद ने 24वें संविधान संशोधन को कहा कि ठीक है भाई, संसद को पावर है, वो कहीं पे भी संशोधन कर सकती, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 25वें संविधान संशोधन को क्या कहा कि भैया अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ठीक है, ये भी सही है भाई, अनुच्छेद 39 बी और सी ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इनको लागू करने के लिए अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ठीक है। बात आ रही समझ में? तो केशवानंद भारतीवाद में 24वें और 25वें संविधान संशोधन को उचित ठहराया, कोई दिक्कत नहीं है, संसद ने ये कह दिया। फिर क्या होता है? संसद का भाई 24वां और 25वां जब पारित हो गया, सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसको हरी झंडी दे दी, तो संसद की महत्वाकांक्षा और बढ़ गई। संसद ने सोचा कि और हम पारित कर देते हैं। संसद ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पारित कर दिया। ठीक है भाई, 42वें संविधान संशोधन से तो संसद ने हद ही कर दी। इसके द्वारा इतनी ज़्यादा मात्रा में संशोधन हुआ संविधान में कि 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इतनी ज़्यादा मात्रा में संशोधन हुआ है क्योंकि उस समय आपातकाल लगा हुआ था, इंदिरा गांधी सरकार ने लगाया था, तो खूब संशोधन किए थे। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में क्या संशोधन किया? तो उसमें क्या संशोधन होता है
कि भैया अगर डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जाता है तो मौलिक अधिकारों में से किसी का भी उल्लंघन हो तो उल्लंघन होने दो, कोई दिक्कत नहीं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संसद ने डीपीएसपी में क्या संशोधन या संविधान में क्या संशोधन कर दिया कि अब डीपीएसपी को लागू करने के लिए किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो उल्लंघन किया जा सकता है, न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है। अब आता है मिनर्वा मिल वाद। ठीक है, 1980 में ये वाद आता है। इसमें क्या हुआ, तो इसमें 42वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। मिनर्वा मिल वाद जो है ये एक वकील है जिनका नाम था नानी पालकीवाला। नानी पालकीवाला ये कांग्रेस का घोर विरोधी वकील था। सबसे ज़्यादा अगर कांग्रेस की वाट लगाई थी तो इसी वकील ने लगाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, नानी पालकीवाला ने ये केस लड़ा, 42वें संविधान संशोधन को चुनौती दी। ठीक है, तो न्यायालय ने क्या कहा, न्यायालय ने यहाँ पर बात कही कि 42वां संविधान संशोधन क्या है, असंवैधानिक है। क्या कहा यहाँ पे कि ये असंवैधानिक है। क्यों असंवैधानिक है, क्योंकि ये क्या कर सकता है, मूलभूत ढांचे को प्रभावित कर सकता है। मूलभूत ढांचा जो है उसको प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो ये मूलभूत ढांचा क्या है, तो इसको मैं अभी थोड़ा साधारण भाषा में बता देता हूँ कि केशवानंद भारती वाद जो था उसमें संसद ने क्या बात कही, तो संसद ने कहा कि भैया संसद जो है फिर से मैं बोल रहा हूँ, केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि संसद संविधान में कहीं पर भी संशोधन कर सकती है, उसका यह अधिकार है, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे को क्षति पहुंचाए बिना। और मूलभूत ढांचा क्या होगा, तो मूलभूत ढांचा वो प्रावधान है जो अन्य प्रावधानों से अधिक महत्व के हैं। ठीक है, और ये समय समय पर विभिन्न वादों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, यानी सर्वोच्च न्यायालय में जैसे जैसे वो केस आते हैं उन केसों के आधार पर इनका निर्णय किया जाएगा। बात आ रही समझ में। ठीक है, तो न्यायालय ने क्या कहा कि भैया 42वें संविधान संशोधन में आपने जो कहा है, किसने, संसद ने, कि भैया डीपीएसपी को लागू करने के लिए किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है, तो ये गलत है। आप उल्लंघन कर सकते हैं, लेकिन कब, जब मूलभूत ढांचा प्रभावित ना हो, यानी आप जनता के अधिकारों को छीन नहीं सकते, जबरदस्ती नहीं छीन सकते। हाँ, जहाँ जरूरी हो वहां पर आप छीन सकते हो। ठीक है, बात आ रही समझ में। और साथ में मिनर्वा मिल वाद में क्या कहा कि भाई दोनों पूरक है, यानी नीति निर्देशक तत्व और जो अपने मौलिक अधिकार है वो दोनों क्या है, पूरक है। इनको साथ साथ लेके चलना चाहिए, इनको अलग अलग नहीं देख सकते हम अलग अलग नहीं देख सकते, दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में जो टकराव है वो शुरू हुआ था, और वर्तमान में कहाँ पे खत्म हुआ, तो दोनों पूरक है, यानी दोनों बराबर है। दोनों बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, ये ध्यान रखना है। दोनों क्या है, दोनों बराबर है। बात आ रही समझ में। ठीक, चंपकम दोहरे राजनवाद में सबसे पहले ये मुद्दा आया कि दोनों में से कौन सर्वोच्च है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार सर्वोच्च है। संसद ने कहा अच्छा, तो प्रथम संविधान संशोधन और द्वितीय संविधान संशोधन पारित करके कहा कि नहीं, नीति निर्देशक तत्व भी पावरफुल है। गोलकनाथवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने फिर कह दिया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है संसद के पास में। संसद ने 24वां और 25वां संविधान संशोधन पारित कर दिया और कहा कि हम कहीं पे भी संशोधन करें, हमारी मर्जी। केशवानंद भारतीवाद में 24वें और 25वें को सर्वोच्च न्यायालय ने सही ठहराया। फिर संसद ने 42वां संविधान संशोधन पारित कर दिया और कहा कि डीपीएसपी में कहीं पे भी इसको लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में से किसी का भी उल्लंघन हो तो जायज़ है। फिर मिनर्वा बिल बाद आ जाता है, जिसमें 42वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक कह दिया और कहा कि तुम संशोधन तो कर सकते हो, डीपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हो, लेकिन मूलभूत ढांचे को प्रभावित किए बिना, यानी सकारात्मक रूप से। नकारात्मक रूप से कुछ हुआ तो हम रिजेक्ट कर देंगे उसको। ठीक है, यहाँ पे तो इस तरीके से क्या होता है कि ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों को हमने विस्तार से पढ़ा, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या देखा, इसमें परिभाषा देखी, उद्देश्य, विशेषताएं, संवैधानिक प्रावधान, वर्गीकरण, महत्व, भूमिका, आलोचना, क्रियान्वयन, दोनों में अंतर और टकराव, इन बिंदुओं को विस्तार से हमने समझ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम मूल कर्तव्य पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ में एक समान सिविल संहिता पे भी चर्चा करेंगे, और उसके बाद में हम कंटिन्यू इस संविधान की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोगों के कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, इनको हम विस्तार से समझेंगे। जाते जाते आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी है। ठीक है, एक क्वेश्चन है मेंस के हिसाब से, जो मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप लोगों की इच्छा
भाई आप लोगों का कर्तव्य है कि आपके लोगों की मर्जी कि उसको लिख के लाए या ना लाए। तो क्वेश्चन क्या है कि मेंस के हिसाब से है ये, आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व तथा मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व तथा मौलिक अधिकार दोनों पूरक है, दोनों पूरक है, ठीक है। नीति निदेशक तत्व तथा मौलिक अधिकार दोनों पूरक है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त करें, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त करें, ठीक है। तो ये मेंस के हिसाब से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन है कि नीति निदेशक तत्व तथा मौलिक अधिकार दोनों पूरक है, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त करना है आप लोगों को कि आप मानते हैं कि नहीं कि वो पूरक है कि नहीं, वो पूरक है तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस क्वेश्चन को आप लिख के चाहो तो कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।